नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाना चाहता हूं आपको। चंद्रकिशोर पाराशर मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, लेकिन पूरे देश की सोचते हैं और ऐसे शख्स इस धरा पर बहुत कम। चंद्रकिशोर पाराशर एक जबरदस्त योद्धा हैं जो आजीवन मजदूर किसान के लिए लड़े हैं। इनसे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों की जेल अधिकारियों के खिलाफ भीषण संघर्ष की सूत्रपात हुआ था। इस संघर्ष में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका अदा किया था। ये अपने जीवन काल में रिक्शा यूनियन, ठेला यूनियन और इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और इनकी संघर्ष की बदौलत लड़ाइयों में जीत भी हासिल हुई है। ये एक महान शख्स हैं। ये एक सवाल ज़रूर हो सकता है कि इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, लेकिन संघर्ष के सवाल पर इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ ये लड़ते हैं और शायद ही कभी हार मानते हैं। आइए इनसे हम एक इंटरव्यू लेते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी अपने पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। सन्यासी के भेष में यही हैं चंद्रकिशोर पाराशर। मजदूरों, किसानों, रिक्शा चालकों के योद्धा। साधारण लिबास में भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा के दफ्तर में ही एक मीटिंग का आयोजन है। नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको, चंद्रकिशोर पाराशर एक योद्धा है और इनसे मिलवाने का मैंने आपको पसंद दिया था। तभी मैं उनके साथ ही बैठा हूँ और उनसे हम जानेंगे उनके संघर्ष की यात्रा और अन्य चीज़ों के बारे में। तो हम बात करते हैं उनसे। आप देखते रहिए चैनल हमारा समरभूमि। जी नमस्कार आपको। और आपको मैंने संघर्ष में जाना है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके से कुछ सीख हासिल करें और जानें। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रारंभिक परिचय आपका मिल जाए हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम चंद्रकिशोर पाराशर और मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा। सर्वप्रथम अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद एक वित्त रहित महाविद्यालय में कुछ समय तक पढ़ाया। फिर मैंने दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर रीजनल मैनेजर तक काम किया और उसके बाद राजनीति में आया तो मुजफ्फरपुर नगर से मैं विधानसभा का चुनाव 1995 में लड़ा और तब से लगातार मैं उसके पहले ही से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मेरी जीवन यात्रा सामाजिक रूप से शुरू होती है। जब मैं छठी क्लास में था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, क्योंकि मेरा घर जहाँ था सीतामढ़ी में डुमरा, हमारे बगल में ही एक मैदान है, वहाँ शाखा लगती थी तो वहाँ जाया करता था। इसलिए आरएसएस और हिंदुत्व का काफ़ी प्रभाव रहा। बाद में मैं संघ का प्रचारक बनूं ऐसा भी मन बनाया था, परंतु घर से अनुमति नहीं मिली। कॉलेज लाइफ में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा और वहाँ प्रदेश में मेरे ऊपर दायित्व था। जब राजनीति में आया तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश टीम में था।
बाद में कला और संस्कृति मंच के प्रदेश टीम में मैं शामिल हो गया। तो इस प्रकार ये मेरी सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही। मैं साहित्य से जुड़ा रहा और मैंने कई किताबें लिखी है, हिंदी की तो लिखी ही हैं। हिंदी में मेरी कविता का संग्रह है कुरुक्षेत्र में कवि, और दूसरा मैंने बज्जिका में भी कुछ किताबें लिखी हैं। उसमें जो मेरी सबसे लोकप्रिय रचना है वह विप्लव गाथा नाम से मैंने बज्जिका में एक गद्य का संपादन किया है। और कई पुस्तकें हैं जो प्रकाशनाधीन हैं, अर्थाभाव में वो प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। दूसरा कि मैं करीब 30 वर्षों से आकाशवाणी से जुड़ा रहा, उसके साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए वार्ता मैं लिखता रहा हूँ, प्रसारित करता रहा हूँ, उसका वाचन भी करता रहा हूँ। और जो डीडी बिहार है, दूरदर्शन, उसके लिए एंकरिंग करता हूँ एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैं एंकरिंग भी करता हूँ। अ, एक और विशेष काम मेरी जो जेल यात्राएँ हुईं, मैं 9 जेल यात्राएँ कर चुका हूँ और 3 बार तो राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं जेल में गया, और इसके अलावा भी राजनीतिक जेल यात्राएँ ही मेरी हुई हैं, किसी न किसी आंदोलन के क्रम में। उसी क्रम में कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनके कारण ये अनुभव आया कि जेल में जो कैदियों की स्थिति है, बिहार के जो 56 जेल हैं जिसमें कि 40 से 42 हज़ार कैदी किसी न किसी रूप में, चाहे वो विचाराधीन हों या दोषसिद्ध सज़ा-याफ़्ता कैदी हों, तो उनके मानवाधिकारों के लिए भी और उनका जो जेल मैनुअल में जो उनको राइट मिला हुआ है, उनको अधिकार मिला हुआ है, उसके लिए भी सन 2003 से मैं संघर्ष करता हूँ। दूसरा विशेष रूप से मैं कार्य करता हूँ एनिमल क्रूएल्टी प्रिवेंशन के लिए। जो जानवर हैं, ख़ास करके स्ट्रीट डॉग हैं, गायें हैं, सड़क पे रहने वाली, तो उनके ऊपर जो अत्याचार हम जाने-अनजाने करते हैं, उससे उनको बचाने का, और गौ तस्करी जो है, उससे उनको बचाने के लिए भी हम काम करते हैं। तो इस प्रकार मुसाफिर थे, रास्ते बदलते रहे, मुक़द्दर में चलना था, चलते रहे। अब ज़िंदगी के 7वें दशक को पूर्ण करने के पड़ाव पर हैं। और आप मुसाफिर हैं और उससे ही बढ़कर एक योद्धा रहे हैं। और जिस तरह से आपने रिक्शा चालकों, ठेला चालकों, झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए संघर्ष किया है, वो तो काफ़ी अनुकरणीय रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने देखा और उसमें नज़दीक से मैंने देखा, वो रहा जेल के बंदियों के लिए संघर्ष। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अछूता सब्जेक्ट है, जो जाते हैं वो लड़ते हैं, जो चले आते हैं वो भूल जाते हैं, तो उसको लड़ते नहीं हैं। लेकिन आपने इस लड़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा और जीत हासिल किया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने जो जेल में बंदियों के सवाल को उठाना शुरू किया, इसके पीछे कारण क्या था? मेरे ऊपर हरिजन एट्रोसिटी एक्ट आ गया। राजनीति के कारण ही हमारे क्षेत्र के जो विधायक थे, तत्कालीन मंत्री भी थे रमई राम जी, उन्होंने ही किसी से करवाया था, क्योंकि मैं उनकी विचारधारा के विरोधी विचारधारा के राजनीतिक मंच पर था। तो उसमें काफ़ी आरोप लगाए गए थे और हाई कोर्ट में मेरा केस ऐसे बेंच में गया जो बहुत स्लो वर्क कर रहा था। तो मुझे कई महीने जेल में रहना पड़ा, और उस दौरान मैंने बड़ी सूक्ष्मता से देखा कि जेल में जो कैदी हैं, वो अधिकांश कैदी जो हैं वो मानवाधिकार से वंचित हैं। उनके ऊपर जो जेल मैनुअल में अधिकार हैं उनको नहीं दिए जाते हैं। उनको दवाएँ जितनी मिलनी चाहिए, चिकित्सा जितनी मिलनी चाहिए, उनको पढ़ने-लिखने की जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सामग्री मिलनी चाहिए, भोजन जो एक पौष्टिक भोजन जो जेल मैनुअल में है, कुछ भी उनको नहीं मिलता है और सारा लूट-खसोट होता है। एक बार मैंने इसको जोड़ना शुरू किया कि आखिर बिहार के 56 जेलों में मुज़फ्फ़रपुर केंद्रीय कारा की तरह ही लूट-खसोट होगा, तो कितना घोटाला हुआ होगा? तो मैंने जोड़-जाड़ किया तो मुझे लगा कि जो चारा घोटाला यहाँ हुआ था, जो बिहार के चेहरे पर एक धब्बा है, उससे भी कई गुना बड़ा ये घोटाला है जो प्रकाश में नहीं आ रहा है। और इस विषय पर न्यायालय भी गया मैं, और फिर उसके आंदोलन भी किए। तो ये हमारा अनुभव रहा। दूसरा कि जेल में मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं रखा जाता है। वहाँ का प्रशासन जो है वो उसको बिल्कुल मानवोचित व्यवहार तो करता ही नहीं है। पशु के लिए भी जो व्यवहार करना चाहिए, हम जो अपने पालतू जानवरों के लिए व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार भी नहीं करता है।
और अगर कोई अपने अधिकारों की माँग करता है, कोई पौष्टिक भोजन माँगता है, दवाइयाँ माँगता है, पीने का अच्छा पानी माँगता है, बिजली कट जाए तो उसके लिए जनरेटर का कनेक्शन माँगता है, तो उसको सेल में बंद कर दिया जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के काल में केवल स्वतंत्रता सेनानियों पर ज़्यादा अत्याचार होता था, आम कैदियों पर इतना अत्याचार नहीं होता था। लेकिन आज जो स्वाधीन भारत है, इसमें जो पूरे देश में साढ़े 3 लाख कैदी रहते हैं और बिहार में जैसा मैंने बताया कि 40 से 42 हज़ार कैदी रहते हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बदतर स्थिति में यहाँ जेल में लोग रहते हैं और उनको अपने परिजनों से संवाद नहीं करने देना। अगर परिजन कुछ लेके आते हैं, तो म उनसे पैसा वसूल कर तब उसको हैंडओवर करना कैदियों को। कैदी अगर कहीं पत्र लिखना चाहते हैं अपने हित में, मान लीजिए कि कोई सजायाफ्ता कैदी है 20 साल का और वो चाहता है कि उसको रिमिशन मिले, उसको परिहार मिले, तो पत्राचार उसके लिए करना पड़ता है। तो जेल आईजी तक ये बात नहीं पहुँचे, जेल मंत्री तक नहीं पहुँचे, गृह विभाग के पदाधिकारियों तक नहीं पहुँचे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रह सके और इस पर अत्याचार और इसका शोषण किया जा सके। तो वह एक नारकिक जीवन है, जबकि जेल के जीवन के बारे में आज़ाद भारत में कहा गया है कि उसको सुधार गृह बनाओ, उसको अत्याचार गृह नहीं बनाओ। ये जेल के आंदोलन के सवाल पर जो आंदोलन मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में किया गया था, वो तो अपने आप अद्भुत आंदोलन था। उसमें एक बंदी ने आत्मदाह कर लिया था। तो हम जानना चाहेंगे कि ये ऐसी नौबत क्यों आई थी वहाँ पर? तो संक्षेप में बता पाएँगे? वो मेरे ही क्षेत्र का एक बंदी था, विनोद राय, और उसने आत्मदाह किया था क्योंकि उसको अत्याचार सहना पड़ रहा था और अत्याचार वो सहन नहीं कर सकता था। वो एक युवा नहीं बल्कि तरुण था। तो उसको खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे और चूँकि वह मोटरसाइकिल चोरी में आया था, तो इसलिए परिवार के लोग भी उसको उपेक्षित मान चले थे। उसका पेशा था मोटरसाइकिल की चोरी करना, राहजनी करना, ये उसका पेशा था, तो कोई उसके पास था नहीं और जब अधिकारों की बात करता था, तो जेल में उसको पीटा जाता था, उसको सेल में बंद कर दिया जाता था। इसी से तंग आकर के और उसने ये पेड़ जो वहाँ था, उसमें लग के और आत्महत्या उसमें लटक के आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह की घटनाएँ केवल मुज़फ्फ़रपुर केंद्रीय कारा नहीं, पूरे बिहार में होती रही है और आए दिन होती है। और दूसरी बात ये कि बीमार कैदियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है, जैसा स्वस्थ कैदियों के साथ किया जाता है। इस कारण प्रत्येक वर्ष दर्जनों कैदी बिहार के विभिन्न जेलों में मर जाते हैं और समुचित उपचार के बगैर मरते हैं और जबकि जेल मैनुअल में ये अधिकार है कि उनको जिस तरह की भी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है वो दिया जाए, मगर नहीं दिए जाने के कारण मर जाते हैं और जेल के अंदर कोई मरता है, तो ये प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उनको कानून के घेरे में लिया जाता है। इसलिए मर जाने के बाद उन कैदियों को एम्बुलेंस में डाल करके स्थानीय अस्पताल में, चाहे वो सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ नाटकीय ढंग से पहुँचाया जाता है और एक सर्टिफ़िकेट अस्पताल से ले लिया जाता है कि फलाँ कैदी अस्वस्थता की स्थिति में जब जेल से आ रहा था चिकित्सालय तक, उस रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस सवाल पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जेल के अंदर बंदियों की जो दुर्दशा है, ये इसका जो भी स्थिति रहा हो, और लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जेल में रहते हुए आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो मेरा क्या नहीं लगता ऐसा कि अगर बंदियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, तो उनकी समस्याएँ बृहद पैमाने पर सुनी जा सकेगी? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। जेल में रहते हुए हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यदि हम सजायाफ्ता कैदी हैं, दोषसिद्ध कैदी हैं, तो ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना मतदान कर सकते हैं। लेकिन विचाराधीन कैदी हैं, ऐसी स्थिति में हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव तो हम वोटिंग नहीं ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो डाक वोटिंग होता है, जो बैलेट पेपर को डाक से भेजा जाता है, तो वो वोटिंग भी करने का अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। तो यह तो संविधान में के की जो हमें अधिकार दिया गया है, एक मौलिक भारतीय अधिकार। मौलिक अधिकार जो हमें
दिया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, हम अपने मतदान का प्रयोग करें, इससे वंचित किया जाता है। लेकिन संविधान में इस तरह का कोई अवरोध नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, पूरे व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें मुझे लगता है कि बगैर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायपीठ के निर्णय के बगैर कोई भी सरकार, चाहे वो राज्यों की सरकार हो या फिर हमारी राष्ट्रीय सरकार हो, वो इस विषय पर विचार ही नहीं करती है। तो यह अधिकार का हनन है। आप पिछले दिनों परदेशी मजदूरों के लिए भी संघर्ष करने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो ये आंदोलन कैसा रहा और क्या है आगे क्या परिस्थिति इसकी है वर्तमान में? देखिए, परदेशी मज़दूरों की बात की जाए तो अभी तो अद्यतन घटना है कि एक पत्रकार जिसका नाम मनीष कश्यप है, उसने जो हमारे आप प्रवासी मज़दूर हैं, बिहारी मज़दूर हैं, तमिलनाडु की घटना है और वहाँ पे जब उनके साथ अत्याचार हुआ, वो मौत के घाट उतारे गए, तो एक पत्रकार के रूप में उन्होंने उस विषय को उठाया, तो उनके साथ बिहार सरकार ने भी कैसा बर्ताव किया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है और तमिलनाडु सरकार ने तो हद ही कर दी कि उसने रासुका लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनको बंद कर रखा है। तो एक बिहारी होने के नाते हमारी ये मान्यता है कि हमारे यहाँ लगभग 3 करोड़ प्रवासी हैं, चाहे वो बौद्धिक मज़दूर हों या शारीरिक मज़दूर हों, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में हों या दुनिया के विभिन्न देशों में हों। तो इनके लिए इनको विदेशों में भी हैं, तो उनको यथोचित जो सम्मान है, वो नहीं मिलता है और देश में तो नहीं ही मिलता है। अभी तो कश्मीर की समस्या 370 के बाद दूसरी तरफ रुख कर लिया है और वहाँ लोकल लोगों को तो छेड़छाड़ नहीं किया जाता आतंकवादियों के द्वारा और लोकल जो इस तरह के टेररिस्ट विचारधारा के लोग हैं। मगर जो बाहर से लोग वहाँ रह रहे हैं और ख़ास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के मज़दूर हैं, उनको मारा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार, किसी प्रकार की स्वयंसेवी संस्था उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती है। हमारा अनुभव ये है कि बिहारी मज़दूरों के लिए एक व्यापक जागृति आनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि उनके संरक्षण के लिए उनको पर्याप्त, केवल संरक्षण और जीवन का संरक्षण नहीं, बल्कि उनको पर्याप्त मज़दूरी मिले, इसके लिए भी वो उसकी माँग करें हम लोग। जैसे पंजाब में हम देखें, हरियाणा में देखें, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं कि दिल्ली में देखें, एनसीआर में देखें, तो स्थानीय मज़दूर को 100 डेढ़ सौ रुपया प्रतिदिन ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के जो हिंदी भाषी, जो हमारे गरीब मज़दूर वहाँ होते हैं, उनको 400 रुपए में काम करवाया जाता है, 500 रुपया अधिकतम दिया जाता है, जबकि स्थानीय मज़दूरों को 6 से 800 रुपया दिया जाता है। तो यह भेदभाव केवल एनसीआर में नहीं है, बल्कि पूरे देश में इस तरह की बात है और इस तरह की बात विदेशों में भी है। तो इसको मिटाने के लिए एक सबल संगठन की आवश्यकता है। मज़दूर भी संगठन हो और हम आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लेबर फोरम पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, हमें भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मनीष कश्यप के सवाल पर जो मैंने कहना चाहूँगा कि ये एक विवादास्पद चीज़ों को उजागर करते रहे हैं। छोटी-छोटी समस्याओं को ज़रूर उठाए हैं ये, सड़क का, नाली का और सब चीज़ का, सीवर का। बट इन्होंने 2-3 कृत्य ऐसे किए हैं जो कि क्वेश्चन के घेरे में आ गए हैं। पहला, जैसे भी हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को इन्होंने पूरा हर्षोल्लास से मनाया, जो कि आज बीजेपी का नियम नीति भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी। और सेकंड क्या कि उन्होंने जो प्रवासी मजदूर के सवाल को जिस तरह से रेज किया, वो उन्होंने एक फर्जी स्टूडियो में बैठ करके फर्जी लोगों को बिठा करके और एक वीडियो बकायदा एक फिल्म रिकॉर्ड करके मोबाइल थ्रू और बताया कि ये जो है वहाँ आपको तमिलनाडु के मजदूर हैं जो बिहार के थे और उनको मारपीट के भगाया गया, जबकि वो एक कलाकार थे और जिनको किया गया। इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस मामले में फंसे हैं वो? मनीष कश्यप का मुद्दा जो है, वह केवल मनीष कश्यप का मुद्दा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मनीष कश्यप के मुद्दे को सही रूप में न तो जनता ने स्वीकार किया है और न ही प्रशासन ने और न ही पत्रकारों ने। पत्रकारों का तो एक समूह कहता है कि यूट्यूब पर काम करने वाले लोग पत्रकार हैं ही नहीं
और इसलिए उसको महत्व नहीं देते हैं। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा कि चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूट्यूब हो, प्रिंट मीडिया के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो, पर हमले होते रहे हैं और सरकारी दल तो हमला करता ही रहा है, इसके अलावा माफिया भी हत्या म म इस पर हमला करता रहा है। मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँ तो शहाबुद्दीन जो कभी सांसद हुआ करते थे, उनके खिलाफ में एक पत्रकार ने डेयर किया, जो वहाँ हिंदुस्तान का संवाददाता था, राजदेव यादव, और एक दिन एक छोटा-सा 3 कॉलम का समाचार उनके विरुद्ध छपा और 1 सप्ताह के अंदर उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसको मरे हुए भी कई वर्ष हो गए, लेकिन अब तक न्याय उसको नहीं मिला है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी की अनियमितताओं के खिलाफ में जो है वो ये जो रिपब्लिक भारत चैनल है, अर्नब जी ने मुद्दों को उठाना शुरू किया, तो उनको 1 बजे रात में घर में घुस करके बंगाल की पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब इन पर मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने फर्जी किया, ऐसा बंगाल नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। हाँ? महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट किया था। हाँ, महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट किया था और बिल्कुल आपने मुझे सही उद्धव ठाकरे। हाँ, हाँ, उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस समय। और ये मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुद्दा गलत है और इसने फर्जी वीडियो बनाया। वीडियो कितना सही था ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन विषय फर्जी नहीं था क्योंकि इससे पहले वो जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, राष्ट्रीय अखबार हैं, उन सबों में इस तरह की घटना की जानकारी आती रही है और उसमें मज़दूरों की वहाँ हत्या हुई, उन पर अत्याचार होता है। ये सारी बातें वहाँ पर उजागर की गई हैं। मनीष कश्यप को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो सीधा-सीधा सत्ता के खिलाफ बोलना शुरू किया और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना शुरू किया। वंशवादी परंपरा, फिर उन पर जो अभी निगरानी का छापामारी वगैरह चल रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से उन्होंने समाचार प्रस्तुत किया और इसलिए तेजस्वी यादव ने उनको टारगेट करके और फर्जीवाड़ा का आरोप लगा करके यहाँ गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी फर्जीवाड़ा में उनकी हुई ही नहीं। वो तो गिरफ्तार हुए जो 4 साल 5 साल पुराना एक केस था जिसमें बेल्ट टूट गया था और बेल्ट टूटने के बाद प्रक्रिया है कि चाहे वो कितना भी पुराना बेल्ट टूटा हुआ हो, वो फरार कितने भी दिनों से हो, पहले तो उसको वारंट मिलनी चाहिए न्यायालय का और वारंट के बाद अगर वो न्यायालय में नहीं आता है, तब उसको अरेस्टिंग वारंट जाना चाहिए, नॉन बेलेबल वारंट जाना चाहिए या फिर कुर्की जब्ती का वारंट जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन के अंदर सीधा कुर्की जब्ती का वारंट भेज देना, यह सब एक सरकारी षड्यंत्र है। दूसरा कि उसको बीजेपी का एजेंट बताया गया, जबकि बीजेपी के सिद्धांत से, बीजेपी के व्यवहार से कोई रिश्ता नहीं है। तीसरी बात ये कि उसको कहा गया वो तो खुद भी बोले हैं कि वो आरएसएस के रहे हैं, शाखा में जाते रहे हैं बचपन से। देखिए कोई कह दे कि हम आरएसएस के हैं, ये अलग बात है और कोई ये कहे कि मैं आरएसएस की विचारधारा का सम्मान करता हूँ और इस विचारधारा को पोषक हूँ मैं, तो ये अलग सी बात है। तो ये कहना कि मैं आरएसएस का हूँ, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। उन्होंने बेशक आरएसएस के विचारधारा के सम्मान के प्रति सम्मान प्रकट किया है और गांधी की बात रही तो वो एक अलग सी बात है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह का कोई यूट्यूब पर मैंने उनका देखा नहीं है। ज़रूर है, इसकी चर्चा ज़रूर है, मगर मैंने कोई यूट्यूब देखा नहीं है। तीसरी बात है कि उन पर एक और आरोप है कि वो ब्राह्मणी पत्रकार हैं और भूमिहार इन पक्ष में वो काम करते हैं और यादवों के विरोध करते हैं। तो एक पत्रकार के लिए इस तरह की बातें होती रहती हैं और पत्रकारों को इसका शिकार होना मनीष कश्यप को बंद किया गया, फिर भेजा गया उनको तमिलनाडु ले जाया गया, वहाँ से रासुका लगाया गया। इस पर सिविल सोसाइटी का मौन रहना और पत्रकारिता जगत का मौन रहना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। अभी फिलहाल आपने मुझे बताया था ऑफ वार्ता में कि मुजफ्फरपुर में, अब जहाँ पर गृह राज्य है, गृह जिला है, वहाँ पर कुछ आँख का सवाल को लेकर के लोग अंधे हो गए इलाज के दौरान। ये क्या माजरा है? देखिए, बिहार सरकार का एक सेल है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का अंधा निवारण सेल
और करोड़ों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उसको केवल अंधेपन से बचाने के लिए दिया जाता है। लेकिन कहीं भी अंधेपन से बचाव के लिए कोई काम नहीं होता है। प्रत्येक जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से इस पैसे को खर्च करना है। लेकिन अधिकांशतः आज भी आप देखेंगे तो अधिकांशतः जो सदर अस्पताल हैं शहरी क्षेत्र में, वहाँ आई विभाग तो है, आँख का विभाग है, वहाँ आपको जाँच के चश्मा दे देंगे, लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मुज़फ़्फ़रपुर में जूरन छपड़ा एक जगह है जहाँ की एक चैरिटेबल हॉस्पिटल करके मारवाड़ी समाज द्वारा ट्रस्ट बना करके चलाया जाता है, जिसका नाम है मुज़फ़्फ़रपुर आई हॉस्पिटल। कहने को चैरिटेबल है, लेकिन वहाँ भी हज़ारों हज़ार रुपया ऐंठा जाता है। 22 और 23 नवंबर 2021 को एक दिन में ही 150 से ज़्यादा मोतियाबिंद के पेशेंट का ऑपरेशन वहाँ किया गया, जिसमें 65 लोगों के आँखों की रोशनी चली गई। और इतना ही नहीं, 27 लोगों को इतना ज़्यादा संक्रमण आँखों में हुआ कि उनकी आँखों को निकालना पड़ा। उनको हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब उनको वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, और उस समय मंगल पांडे जी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनके सत्प्रयास से उन लोगों को सरकारी व्यवस्था देकर और आईजीआईएम पटना लाया गया और वहाँ सड़ी हुई आँखों को निकाला गया, वरना वो इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी हो जाता और शरीर के अन्य भाग में भी हो जाता। इसी लेकर के कि यह भी मानवाधिकारों का हनन है कि एक जो मानक है कि किसी भी ओटी में, जो ऑपरेशन थिएटर है आँख के लिए, उसमें एक दिन में 30 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे उनके पास डॉक्टरों की संख्या आधा दर्जन क्यों ना हो। क्योंकि 30 से ज़्यादा आप करेंगे तो आप संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, सफाई कम, और यही वहाँ हुआ। तो फिर हम लोगों ने इसको आंदोलन का रूप दिया और दूसरा कि हम लोगों ने जनहित याचिका डाली। सरकार को निर्देश दिया गया पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कि इनको कुछ सरकारी मुआवजा भी दिया जाए, और श्री मंगल पांडे जी के सत्प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने 1-1 लाख रुपया प्रत्येक पेशेंट को, जो अंधेपन के शिकार हो गए थे, उनको दिया गया। मगर जो मुख्य दोषी है मुज़फ़्फ़रपुर आई हॉस्पिटल का प्रबंधन, उस पर एक आई वॉश करने के लिए वहाँ के सिविल सर्जन के द्वारा केस तो किया गया, ओटी को सील भी की गई कि जो हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा था, जिसके पास रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो चुका था, और वहाँ 65 लोग अंधे हो जाते हैं, तो उनको अस्पताल के द्वारा भी उनको मुआवजा दिया जाए, तो ये अभी अभी तक नहीं हो पाया है। विगत 1.5 वर्षों से इस पर लड़ाई चल रही है और हाई कोर्ट में जनहित याचिका के साथ-साथ सुनवाई भी चल रही है। वो सारे पेशेंट हमारे संपर्क में हैं और बिहार सिविल सोसाइटी के बैनर तले हम चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं तेजस्वी यादव जी, तो उनको पेशेंट से मिलवाएँ, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएँ केवल एक बार नहीं हुई हैं। इस तरह की घटनाएँ छिटपुट प्रत्येक वर्ष होती रहती है और पूरे मुज़फ़्फ़रपुर के सभी जिलों में होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा उस हॉस्पिटल का कि एक ही दिन में 150 ऑपरेशन और 65 लोग अंधे हो गए संक्रमण से, और हम जैसे एक्टिविस्ट उसमें लग गए कि ये प्रकाश में आया, वरना वो ये बात ही प्रकाश में नहीं आती, दब जाती। अच्छा। अभी आप निकट में जो मोतियाबिंद का सवाल है उसको उठाना चाह रहे हैं, तो विगत दिनों जो कुछ लाभार्थियों को दिया गया विभिन्न माध्यमों से कुछ-कुछ, तो फर्दर आप क्या करना चाहेंगे तेजस्वी यादव से मिल करके इस सवाल को लेकर के? लाभार्थियों को सरकार ने कुछ नहीं दिया। वह हाई कोर्ट के निर्देश पर अपना आई वॉश किए हैं कि 1-1 लाख रुपया किसी के आँख के अंधेपन का मुआवजा नहीं होता है, वो तो ऊँट के मुँह में जीरा का फ़ौरन है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि 10 लाख रुपया दिया जाए, और 10 लाख रुपया जो प्राइवेट संस्था है, जो ट्रस्ट है मुज़फ़्फ़रपुर आई हॉस्पिटल, उनसे दिया जाए, उनसे दिलवाया जाए। तो 20 लाख रुपया प्रत्येक पेशेंट को मिलना चाहिए जो अंधेपन के शिकार हुए हैं, और जो पार्शियल हैं, मतलब कम अंधापन हुआ है, उनको भी उसी अनुसार दिया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि देश के किसी भी जो आई बैंक है मान्यता प्राप्त,
वहाँ से आँख खरीद के और वो ट्रस्ट और सरकार उसका प्रत्यारोपण उनकी आंखों में करवाए, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरा है कि उस हॉस्पिटल में जिन लोगों ने भी इस घटना में, जिनका भी पूरा प्रबंधन और मेडिकल टीम, उनको सजा होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। इन तीनों डिमांड को लेके हम निकट भविष्य में पटना में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का घेराव करने वाले हैं बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से, जिसमें हमारे सारे पेशेंट रहेंगे, उनके परिजन रहेंगे और फिर सोशल एक्टिविस्ट उसमें रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चंद्रकिशोर पाराशर, जो अभी हम भाजपा कार्यालय में बैठकर बात कर रहे हैं। इसी दौरान जो है भयानक तूफान का मंजर दिखने को मिल रहा है और इसी बीच में हमारी ये वार्ता समाप्त हुई है। ये भयानक बारिश के बीच में हम लोग अपनी वार्ता को समाप्त किए हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी भयानक बारिश हो रही है और ये भी एक अद्भुत है। इनसे मिलन का एक इसे समझ सकते हैं कि प्रकृति भी इतनी प्रसन्न हुई है कि बारिश हो रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अमर भूमि से रोहित शर्मा, नमस्कार। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।